अब देखो ये एक्सक्लूसिव क्यों है, क्योंकि इंडिया में इस लेवल पे सिर्फ हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ आदित्य जोशी ऑर्गेनाइजेशन ये कर रहा है। क्योंकि इस पर्सनल मेंटरशिप में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले आपको 1-on-1 इंटरेक्शन मिलेगा, यानी कि आपके पास आपका पर्सनल मेंटर होगा जो आपको गाइड करेगा टिल नीट 2025। वो आपको परफेक्ट गाइडेंस देंगे, क्योंकि हमारे जो मेंटर्स हैं वो लोग टॉप कॉलेजेस से हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया एम्स हो गया, मैमसी हो गया, एएफएमसी हो गया, या फिर कोई भी टॉप कॉलेज आप बोलो इंडिया का, वहाँ से हमारे पास मेंटर्स है। उसी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपीज मिलेंगे, उसके साथ आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, उसके साथ आपको प्रीमियम एक्सक्लूसिव लेक्चर्स मिलेंगे जहाँ पर मैं भी रहूँगा और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा फिजिक्स का, और उसके साथ ही साथ आपके सारे डाउट्स पे क्लियर करूँगा। उसके साथ ही साथ आपको एफएसटी या फिर फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको 30,000+ क्वेश्चन मिलेंगे एंड टॉपर से हैंडमेड नोट्स मिलेंगे, ठीक है। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग जागृता, एवरीवन गुड इवनिंग। अब देखो इनिशियली इसका प्राइस है 5,000, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि 5,000 ज़्यादा महंगा है, तो फिर आदित्य भैया ने इसे 3,999 का रखा था। अब हमारे पास एक सेल चल रहा है, ठीक है, जो कि अगस्त 15 तक चलेगा, जहाँ पे आपको अप टू 40% ऑफ मिलेगा इस प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे जो कि है कैपिटल HITESH4, अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा अप टू 40% ऑफ ऑन दिस होल प्रोग्राम। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सीट्स बहुत कम है, स्टूडेंट्स बहुत जल्दी से ज्वाइन करते जा रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन ये सीट, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं आज के क्लास के साथ। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ओके। गुड इवनिंग गाइस। तो फिर लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। स्क्रीन आई गेस विजिबल होगा इतने में। गुड इवनिंग। अरे हाँ भाई, हाल सब बढ़िया है, तुम बताओ तुम कैसे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो फिर पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या है, देखो मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, जो कि क्यू चार्ज होगा। मान लेते हैं कि इस चार्ज के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो कि ये क्रिएट कर रहा है, ओके। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान लेते हैं। अब मान लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक और चार्ज है जो कि स्मॉल क्यू, जो कि इनिशियली इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट यानी कि बहुत दूर पे, ठीक है, मतलब जितना दूर तुम इमेजिन कर सकते हो उतना दूर है ये चार्ज, ठीक है। तो फिर इस चार्ज को अगर मुझे इनफाइनाइट से लेके इस पॉइंट पर लेके आना है इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि पॉइंट ए, तो फिर मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि F=EQ जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब मुझे कितना काम करना पड़ा इस चार्ज को लेके इनफाइनाइट से लेके पॉइंट ए तक लाने में, डिवाइडेड बाय इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो वापस मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। थोड़ा जूम करना है, मैं कर देता हूँ। अब क्लियर है, एक सेकेंड, अब आई गेस क्लियर रहना चाहिए, ओके। तो फिर अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, W/Q। अब ये वर्क डन किस फॉर्म में हो सकता है, ये वर्क डन हो सकता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ये वर्क डन हो सकता है हीट के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि वर्क डन क्या है, इट इज नथिंग बट एनर्जी का चेंज। अब ये एनर्जी क्या है, काफ़ी वेरियस फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे ये एनर्जी हो सकता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ये हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ये हो सकता है हीट के फॉर्म में, या फिर साउंड के फॉर्म में, ठीक है। और फिर पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या है, देखो पोटेंशियल क्या है, इट इज़ वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। तो फिर एक तो हमें ऐसा यूनिट मिल गया जो कि जूल पर कूलम। अब जूल पर कूलम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। तो फिर ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल होता है कैपिटल V या फिर वोल्ट, जैसे हम लोग कहते हैं ना 30 वोल्ट, 250 वोल्ट, 211 वोल्ट, ये वोल्ट होता है ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ओके। इतना समझ में आ गया गाइस, थम्स अप दे दो अगर इतना समझ में आ गया। अब देखो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई नो काफ़ी जल्दी एक क्वेश्चन के, लेकिन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड, इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है यहाँ पे, विच इज एक्सेलरेटेड इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है। अब देखो हमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट, ठीक है।
पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, मान लो कि 2 पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। मान लो कि पॉइंट बी पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट और पॉइंट ए पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी होगा पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया है कि वी नीड टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने कहा था कि पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, और ये वर्क डन कोई भी फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर कोई भी एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है 100 वोल्ट, और चार्ज भी दिया गया है जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन कैन ऑल्सो बी रिलेटेड एज काइनेटिक एनर्जी, तो ये वर्क डन को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो वी क्यू हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। वी का वैल्यू है और क्यू का वैल्यू भी है हमारे पास, तो वी हो जाता है 100 वोल्ट और क्यू हो जाता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स। तो दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। और पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml³ T⁻³ A⁻⁻1, ओके, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये पूरा डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है, आपको बस एक चीज याद रखना है यहाँ पे इस पूरे पेज में, वो है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्यों? देखो मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। हमारे पास ये पॉइंट चार्ज Q है, ओके। अब मान लो कि मुझे पता करना है कि ये वाला जो चार्ज है Q, इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, ठीक है। मान लेते ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C है। अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि चार्ज Q की वजह से इन तीनों पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, तो फिर उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू KQ/R, ठीक है। K है हमारा 1/4πε0, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, और Q है द चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है। और R इज द डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा R। फॉर पॉइंट C दिस विल बी द डिस्टेंस R एंड फॉर पॉइंट B दिस विल बी द डिस्टेंस R, ठीक है। तो फिर अगर मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज कोई भी गिवन पॉइंट पे, तो फिर फॉर्मूला होगा KQ/R। K is the normal constant which is 1/4πε0। अगर मीडियम चेंज हो गया तो फिर सिर्फ एप्सिलॉन, अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला फॉर्म, मतलब ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो। हेलो हेलो, ओके। तो फिर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय KQ/R, ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था स्टार्ट में। अब पोटेंशियल डिफरेंस का एक्चुअल मतलब देख लेते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हमें पता है कि पोटेंशियल इज वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q यहाँ पे, और मान लेते कि ये पॉइंट A है एंड दिस इज पॉइंट B, ओके। तो फिर इस चार्ज Q की वजह से मान लेते कि पॉइंट B पे पोटेंशियल है 100 वोल्ट, ठीक है, फ्रॉम द फॉर्मूला KQ/R, ठीक है। और पॉइंट A पे मान लेते कि पोटेंशियल है 50 वोल्ट Q चार्ज की वजह से, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A, ठीक है। अब पोटेंशियल ऑफ B है 100 वोल्ट और पोटेंशियल ऑफ A 50 वोल्ट, तो 100 माइनस 50 हो जाता है वापस 50 वोल्ट। तो फिर दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो अगर मैं बोलूँगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज 50 वोल्ट, तो हमें पता है कि पोटेंशियल इज वर्क डन बाय चार्ज एंड वर्क डन हो जाता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये क्या पोटेंशियल है, ये ही है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मान लो कि मेरे पास एक चार्ज है जो कि है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाना है, ठीक है। अब
अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने में, तो वो होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जो कि होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फिर इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया? थम्स अप दे दो गाइस। ओके, अब एक चीज जो आपको समझ या जो आपको याद रखना है कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब देखो इस चीज को समझोगे कैसे? समझ लो कि हमारे पास एक रैंप है, ठीक है, यहाँ पे है पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी। ठीक है, मान लो कि पॉइंट ए जो है वो एक ग्रेटर हाइट पे और पॉइंट बी एक लोअर हाइट पे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से एक बॉल छोड़ूंगा तो फिर ये बॉल अपने आप ऊपर से नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, अपने आप तो आ जाएगा ना। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक बॉल है जिसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब क्या ये बॉल अपने आप ऊपर चल जाएगा? नहीं जाएगा ना, मुझे काम करना पड़ेगा बॉल के ऊपर ताकि मैं इस बॉल को यहाँ तक लेके आ सकूँ। ऐसे ही तुम अगर अप्लाई करोगे पोटेंशियल के ऊपर, मान लो कि पॉइंट ए जो है वो एक हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है, और पॉइंट बी जो है वो एक लोअर पोटेंशियल पे है, बी। ठीक है, अगर मैं एक चार्ज को फ्रीली छोड़ दूं, ठीक है, मान लो कि ये मेरा चार्ज है जिसे मैं फ्रीली छोड़ रहा हूँ, तो फिर ये चार्ज अपने आप पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए एक हायर पोटेंशियल पे और पॉइंट बी एक लोअर पोटेंशियल पे है। मान लो कि मैं सेम चार्ज को यहाँ पे छोड़ देता हूँ एट पॉइंट बी, तो क्या वो अपने आप पॉइंट ए तक चल जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए एक हायर पोटेंशियल पे है। यानी कि मुझे काम करना पड़ेगा इस चार्ज क्यू के ऊपर ताकि मैं इसे लोअर पोटेंशियल से लेके एक हायर पोटेंशियल तक लेके जा सकूं। लेकिन क्या मुझे काम करना पड़ेगा अगर मुझे इस चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे लाना है? नहीं, ये चार्ज अपने आप आ जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। ठीक है, इतना समझ में आ गया गाइस? ये एग्जाम्पल अच्छा था शायद। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या? ड्यू टू पॉइंट चार्ज इट इज के क्यू बाई आर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि पोटेंशियल एंड डिस्टेंस आर इनवर्सली रिलेटेड, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो फिर पोटेंशियल कम होगा, अगर मैं डिस्टेंस कम करूंगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर मुझे एग्जाम में दिया जाए कि एक ग्राफ ड्रॉ करो इन दोनों के बीच के रिलेशन को जस्टिफाई करते हुए, तो फिर वो ग्राफ क्या होगा? इट विल बी एन इनवर्स ग्राफ। यानी कि मान लो कि डिस्टेंस बहुत कम है तो फिर पोटेंशियल हाई होगा, जैसे ही डिस्टेंस यहाँ इस एक्सिस पे बढ़ते जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू भी धीरे धीरे घटते जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ने वाले दैट इज गोइंग टू बी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो इसका इन दोनों का रिलेशनशिप जो है, देखो डीवी हम लोग मान लेते कि छोटा सा पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डीवी कहते हैं। ओके, अब डीवी क्या है? इट इज नथिंग बट के क्यू बाई आर। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अगर मैं डी आर से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं आर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट बिकम्स आर स्क्वायर एंड डी आर या फिर हम लोग डी एक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग डी एक्स ही अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डी वी इज इक्वल टू नेगेटिव के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से के क्यू बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर के बदले मैंने एक्स कंसिडर किया डिस्टेंस को। ओके, तो यहाँ से डी वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डी एक्स। ये नेगेटिव क्या ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा नेगेटिव क्यों आता है। एक एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि सिग्निफाई करता है कि ये नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है इस फॉर्मूला में। तो फिर जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो होगा डी वी इज इक्वल टू नेगेटिव ई डी आर या फिर E इज इक्वल टू नेगेटिव डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? E इज इक्वल टू नेगेटिव डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ओके। अब इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा है क्या मैंने? हाँ, नेक्स्ट पेज पे लिखा है, देखो फ्रॉम द फॉर्मूला E इज इक्वल टू नेगेटिव डी वी बाई डी आर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि डी वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है एंड डी आर इज नथिंग बट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। ओके, अब वो लाइन क्या है? पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? मान लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यहाँ पे ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया ये डायरेक्शन। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी।
पॉइंट ए एकदम स्टार्ट में, पॉइंट बी बीच में, एंड पॉइंट सी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एकदम एंड में। तो फिर जैसे ही हम लोग सामने जाते रहेंगे वैसे ही पोटेंशियल घटते जाएगा। इसका मतलब क्या है, मान लो कि पॉइंट ए स्टार्ट पे, फिर पोटेंशियल एट ए हाईएस्ट हो गया। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल कम होते जाएगा, तो फिर वी बी विल बी लेसर देन वी ए। अब पॉइंट सी जो है वो और आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि पॉइंट सी का पोटेंशियल और भी कम होगा, यानी कि वी बी विल बी मोर ग्रेटर देन वी सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पोटेंशियल डिक्रीज स्टीपेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में रहता तो फिर पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा रहता, फिर यहाँ पे कम होता, फिर यहाँ पे कम कम, ऐसे ही कम होते जाता। ओके, और हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया कि अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। तो फिर पोटेंशियल एट ए विल बी द हाईएस्ट, पोटेंशियल एट बी विल बी लोअर देन दैट, पोटेंशियल एट सी विल बी इवन मोर लोअर देन दैट। ओके, इतना समझ में आ गया गाइस, तो थम्स अप दे दो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी एक्सिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि आप सबको पता है कि हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, जिसे हम लोग आई कैप, जे कैप एंड के कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वाई एक्सिस का जो पोटेंशियल होगा ना, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वाई एक्सिस में। ठीक है, तो फिर वाई एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक्स एक्सिस पे जो पोटेंशियल है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपको और समझना है तो फिर हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं या फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, फॉर्मूला के बेसिस में अगर मैं बोलूँ एक्स एक्सिस पे ई एक्स विल बी नेगेटिव डी वी बाई डी आर था फॉर्मूला, तो डी आर के बदले बस हम लोग डी एक्स लेंगे, डिस्टेंस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दैट विल बी नेगेटिव डी वी बाई डी वाई। डी वाई क्या है, डिस्टेंस अलॉन्ग द वाई एक्सिस। वैसे ही जेड एक्सिस के लिए होगा डी वी बाई डी जेड, जो कि डिस्टेंस अलॉन्ग द जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, देखो एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, where a is the constant, find the magnitude of electric field at point 1 comma negative 1. This 1 is along the x axis and this negative 1 is along the y axis. ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें एक पोटेंशियल का इक्वेशन दिया गया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी एक्सिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट एक्सिस, मतलब कि अगर पोटेंशियल इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग वाई एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग जेड एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। देखो ई एक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव डी वी बाई डी एक्स। डी एक्स इज नथिंग बट डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, जो कि होगा डी वी। तो फिर यहाँ से हम लोग वी लेके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर पोटेंशियल का इक्वेशन यहाँ पे है ही हमारे पास, तो नेगेटिव डी इंटू ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस पूरे चीज़ का डेरिवेटिव करना है डी एक्स से, मतलब कि एक्स वाले टर्म का डेरिवेटिव होगा, बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जितना भी टर्म होगा उसका डेरिवेटिव हम लोग लेंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी वाई एक्सिस कॉमा जेड एक्सिस है तो फिर वाई एक्सिस के सारे टर्म्स और जेड एक्सिस के सारे टर्म्स कांस्टेंट बन जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर हम लोग ए को अंदर ले लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव लेना है या फिर डिफ्रेंशिएट करना है इस पूरी इक्वेशन को। सिंस हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस पे कंसिडर कर रहे हैं तो फिर हम लोग सिर्फ ये वाला टर्म कंसिडर करेंगे, ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो फिर इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का तो वो हो जाएगा 2x, नेगेटिव ए इंटू 2x माइनस 0। ये 0 क्यों आया, क्योंकि हमारे लिए बाई एक्सिस के सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये पूरा टर्म 0 हो जाता है। ठीक है, तो फिर फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी नेगेटिव 2ax। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अब अगर हम लोग कंसिडर करेंगे वाई एक्सिस, तो फिर वाई एक्सिस को छोड़ के बाकी के जितने भी एक्सिस होंगे एक्स एंड जेड वो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम इक्वेशन
ई वाई इज इक्वल टू नेगेटिव डी वी बाई डी वाई, ठीक है। तो वापस डी वी का टर्म लिखो विच इज डी इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के सारे टर्म्स कांस्टेंट बन जाएंगे, तो फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा। वाई स्क्वायर को सिर्फ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट विल बी 2y। तो नेगेटिव ए इंटू जीरो माइनस 2y विच इज ई वाई इज इक्वल टू 2ay, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो फिर अब हमारे पास दो टर्म्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव 2ax एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस इज 2ay, ठीक है। तो फिर उसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव 2ax i कैप प्लस 2ay j कैप, i कैप बिकॉज इट इज अलोंग द x एक्सिस एंड j कैप बिकॉज इट इज अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। अब देखो x एंड y के वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिए गए विच इज 1, -1। दिस पॉजिटिव 1 इज अलोंग द x एक्सिस एंड नेगेटिव 1 इज अलोंग द y एक्सिस। तो टर्म सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे x के बदले 1 आएगा और y के बदले -1 आएगा। तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2a i कैप माइनस -2a j कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा टर्म हो गया इतना, ठीक है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो वो जाएगा √4a² प्लस 4a² जो कि होता है √8a, ठीक है। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है और कैसे कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी अटेम्प्ट करेंगे, ओके क्लियर, ओके प्राची। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द पोटेंशियल फंक्शन इज v इज इक्वल टू -4x², फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 1। ये पहला 1 इज फॉर x एक्सिस एंड दूसरा 1 इज फॉर y एक्सिस, ओके। देखो अब वापस सबसे पहले हम लोग x एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग y एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, अगर चाहिए तो हम लोग z भी कैलकुलेट कर लेंगे, सिर्फ अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर x में ही हो जा रहा है काम तो हम लोग x में छोड़ देंगे, ओके। देखो Ex या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द x एक्सिस विल बी नेगेटिव dv बाई dx विच इज डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। अब v के बदले हम लोग ये टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो dv इंटू -4x² बाई dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको कोई भी y एक्सिस या फिर z एक्सिस का टर्म दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस का टर्म है और x से डिफरेंशिएट करना है, तो फिर इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अब -4x² का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव और नेगेटिव अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, ओके। अब 4x² का डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी 8x। तो यहाँ पे पॉजिटिव 8x i कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द x एक्सिस इज 8x i कैप। अगर देखो अब मुझे इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द x एक्सिस इज 8x i कैप, ओके। क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस या फिर z एक्सिस कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इक्वेशन में पोटेंशियल पे सिर्फ x एक्सिस ही दिया गया है, यहाँ पे y या फिर z नहीं है। अगर मैं y के लिए भी कैलकुलेट करूंगा तो फिर x एक्सिस के सारे टर्म तक कांस्टेंट हो जाएंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एंड z एक्सिस इज 0, ठीक है। इट एग्जिस्ट ओनली अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। और हमें इस पॉइंट 1 पे कैलकुलेट करना है, तो फिर इस पूरे इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वापस सेम मिलेगा विच इज 8i कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज 8, ओके। इतना समझ में आ गया? थम्स अप दे दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ओके ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले नाम में घुसते हैं। इक्वी पोटेंशियल, दो हमें वर्ड दिख रहे, इक्वी यानी कि इक्वल एंड पोटेंशियल जो हमने पढ़ाई है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? मान लो हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। एक सेकेंड सर, मैंने ड्रॉ किया, हाँ मैंने ड्रॉ किया। देखो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का एक्चुअल डेफिनेशन होता है द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम पोटेंशियल, यानी कि अगर सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, मान लो कि ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है। मान लो यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल v है, इधर भी v है, इधर भी v है, इधर भी v है। अगर सारे पॉइंट का सेम पोटेंशियल है तो फिर क्या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी रहेगा? नहीं रहेगा ना। इसलिए डेल्टा वी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो फिर इसलिए डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखो अगर डेल्टा वी 0 है तो फिर तुम बताओ, विल वर्क बी डन टू मूव अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस? नहीं होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन बाय चार्ज, ओके। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो फिर वर्क डन भी 0 हो गया ना, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 है 0, यानी कि वर्क डन भी 0 हो गया, ठीक है।
वर्क डन जीरो हुआ क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था. क्यों पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है? बिकॉज इट इज एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस. ओके, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. मतलब कि देखो इस डायग्राम में लेट्स कंसिडर दिस टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ठीक है, अब अगर मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि पोटेंशियल डिक्रीज स्टीपेस्ट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल कम होते रहेगा. ओके, अब अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ यहाँ से, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस तो सेम ही है, ना ही कोई आगे है ना ही कोई पीछे, सेम पॉइंट पे है. ठीक है, तो फिर इसलिए हम लोग कहते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है तो फिर इसका इक्वी पोटेंशियल सर्फेस विल बी नॉर्मल, जो कि होगा 90 डिग्री पे. ओके, मान लेते कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि एक पॉइंट चार्ज है. ठीक है, और हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, यानी कि इस पॉइंट से एकदम बाहर होंगे ऐसे. ओके, अब देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेस हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ऑलवेज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि इस सर्फेस का नॉर्मल हो जाएगा ऐसे, विच मेक्स 90 डिग्री एंगल. इस पॉइंट पे हो जाएगा ये, विच मेक्स 90 डिग्री एंगल. इस पॉइंट पे हो जाएगा ये वाला सर्फेस, विच मेक्स 90 डिग्री. इस पॉइंट पे ये वाला, इस पॉइंट पे ये वाला, इस पॉइंट पे ये वाला. ठीक है, ऐसे ही हजारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगे. अब अगर मैं सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं तो फिर मुझे एक सर्कल मिलेगा. ठीक है, इसीलिए इफ़ वी हैव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो फिर उसके लिए इलेक्ट्रिक या फिर इक्वी पोटेंशियल सर्फेस आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्लेट्स. ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ऑलवेज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. समझ में आ गया तो क्लियर है या फिर थम्स अप दे दो, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे. ठीक है, ओके 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 गाइस, ठीक है. अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं. अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके काफ़ी सारे टेस्ट पेपर में ऐसे वाले क्वेश्चन आपको देखने में दिखेगा. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं. सबसे पहले इस ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ में कहा क्या जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस द एक्स एक्सिस. ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें पोटेंशियल दिया गया है एंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें डिस्टेंस दिया गया है. ठीक है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया गया है, ये हमेशा याद रखना. ठीक है, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, सेंटीमीटर में दिया गया है हमें. ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे लाइन्स हमें दिए गए हैं और एंड ईच लाइन हैज़ अ स्पेसिफिक पोटेंशियल विद इट. जैसे कि इस लाइन का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस लाइन का 20, इस लाइन का 30, इस लाइन का 40. ठीक है, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी दिया गया है विच इज़, एक सेकंड मैं जूम इन कर देता हूँ. डिस्टेंस दिया गया 5, 10, 15, 20 अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे डिस्टेंस इज 5 मीटर, इस पॉइंट पे 10 मीटर, इस पॉइंट पे 15 मीटर, इस पॉइंट पे 20 मीटर्स. ठीक है, ओके. अब देखो, अब पूछा गया कि फ्रॉम दिस ग्राफ कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमें इतना तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव dv बाई डी आर. ठीक है, अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो फिर हम लोग नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करेंगे. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंस इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. ठीक है, अब देखो डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ से, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइन का पोटेंशियल 10 है, फिर नेक्स्ट का 20 है, फिर नेक्स्ट का 30 है, यानी कि कांस्टेंट हम लोग देख सकते हैं कि 10 मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है. यहाँ से 10 वोल्ट बढ़ रहा है, यहाँ से वापस 10 वोल्ट बढ़ रहा है, यहाँ से वापस 10 वोल्ट बढ़ रहा है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया विच इज 10 वोल्ट. ओके ओके, अब देखो नेक्स्ट चीज हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी आर या फिर डिस्टेंस. अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो लोग इस डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, 5 और 10 के बीच का डिस्टेंस वो लोग कैलकुलेट करेंगे जो कि हो जाएगा 5, या फिर 15 और 10 के बीच का वो लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जो कि हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. क्या ये डिस्टेंस हमें कंसिडर करना है? नहीं. हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए? हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ. देखो ये अगर हमारा सरफेस है, दिस इज आवर सरफेस एंड दिस इज आवर सरफेस, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी ये वाला डिस्टेंस.
इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर यहाँ पर लिखो तो फिर ये वाला डिस्टेंस जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें चाहिए डी आर के बदले, जो हमें सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला में। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो ग्राफ में दिया गया कि दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, ओके। हाँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कैसे करना है। ग्राफ में दिया गया कि दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो फिर ध्यान से देखो यहाँ पे आपको एक पूरा ट्राइंगल दिखेगा जो कि ऐसा होगा। रुक मैं जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। आपको एक ट्राइंगल दिखेगा जो कि यहाँ पे एंगल होगा 30 डिग्रीज एंड दिस विल बी आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि ग्राफ से दिया गया है, ठीक है। अब अगर हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे साइन थीटा, क्योंकि अगर हम लोग साइन 30 डालेंगे, देखो साइन थीटा क्या है, इट इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे ऑपोजिट क्या होगा, दिस इज 90 डिग्री, तो फिर इसके ऑपोजिट वाला होगा ये विच इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू आर बाई 5 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, आर का वैल्यू मिलेगा 5/2 सेंटीमीटर, ओके। हाँ ठीक है, आर का वैल्यू है 5/2 सेंटीमीटर, ओके, जो कि यहाँ पे है डी आर इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो तुम्हें मिल जाएगा आंसर। ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, डी वी हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज 10 एंड डी आर भी कैलकुलेट कर लिया विच इज 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर ई इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5/2, तो यहाँ से 2 ऊपर चल जाएगा एंड दिस विल बी 20/5, 20/5 नथिंग बट 5154, तो ये हो गया 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर तुम्हें इसे ऐसा यूनिट में लिखना है तो वो जाएगा 400 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे टेस्ट पेपर में पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये वाला डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं और उनको मार्क्स नहीं मिलता है। एक्चुअल में आपको ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसिडर करना है, ओके ओके। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना, ओके अंडरस्टूड, ओके प्राची, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट थिंग हम लोग जो पढ़ने वाले दैट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ये काफ़ी सिमिलर होगा टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था, जहाँ पे हमारे पास एक सिमिलर डायग्राम था। यहाँ पे एक रिंग था जिस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था एंड दिस वाज द पॉइंट अलोंग द एक्सिस, ठीक है। समझ लो कि एक सेकेंड ये हमारा कर्व सर्फेस है, ठीक है। तो फिर इस पॉइंट के ऊपर जो कि इस पेन का निब है, इस पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमने प्रीवियस चैप्टर में कैलकुलेट किया था, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था, इट वाज KQX डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पे मैं ठीक से लिख देता हूँ, KQX डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। ये है प्रीवियस चैप्टर से विच वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग अलोंग द एक्सिस, ये था फॉर्मूला। और हमें पता है कि अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू वेरी स्मॉल एलिमेंट तो वो कितना होता है, V इज इक्वल टू KQ/R हमें पता है। अगर हम लोग एक छोटे से एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा V इज इक्वल टू K dQ/dr। dQ क्यों, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करें एक छोटे से एलिमेंट के लिए जिसके ऊपर चार्ज dQ है, ओके। अब देखो यहाँ से R कितना होगा, दैट विल बी दिस डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस R हो जाएगा। कैसे, मान लो कि ये है A एंड दिस होल डिस्टेंस इज X, ठीक है, एंड दिस R इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब देखो dv होगा k dq डिवाइडेड बाई r के बदले हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ओके। अब पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग कितना होगा, देखो यहाँ से हमने कैलकुलेट तो कर लिया, dv इज इक्वल टू k dq अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू द होल रिंग, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे, देखो a तो एक कांस्टेंट है विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, नथिंग बट dq, क्योंकि मान लो ये हमारा रिंग है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज है dq, ठीक है। जैसे ही हम लोग एलिमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, जब हम लोग इतना एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो फिर चार्ज तो बढ़ेगा ना, जब हम लोग इतना कंसिडर करेंगे तो और चार्ज बढ़ेगा, तो फिर धीरे धीरे करते करते हम लोग पूरे रिंग को कवर करेंगे तो फिर हमें मिलेगा टोटल चार्ज, ओके। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि dq इज द ओनली टर्म विच इज वेरिएबल। तो फिर इंटीग्रल dv इज इक्वल टू k अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जो कि पूरा एक कांस्टेंट टर्म है,
इंटीग्रल डी क्यू। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या है, डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा इस पूरे रिंग का चार्ज कितना है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू विच इज के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग अलोंग द एक्सिस। इतना समझ में आ गया? थम्स अप दे दो या फिर क्लियर लिख दो। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि सेंटर ऑफ द रिंग पे कितना पोटेंशियल होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हमें सेंटर ऑफ द रिंग कैलकुलेट करना है तो फिर हम लोग x के बदले 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्यों? बिकॉज x इज दिस डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस। अगर हम लोग को सेंटर में कैलकुलेट करना है तो फिर x तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि सेंटर पे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर अगर हम लोग x 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूला में तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू के क्यू बाई ए। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। ठीक है, अब दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। अब शेल और स्फीयर के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि शेल आप समझ लो एक प्लास्टिक बॉल है जिसके अंदर हवा है। ठीक है, और शेल आप समझ लो एक मेटल बॉल या फिर एक लेदर का बॉल है जिसके अंदर मास है या फिर कुछ है अंदर, वो खाली नहीं है अंदर, हॉलो नहीं है। ठीक है, फिर नाउ वी आर डीलिंग विद अ शेल विच इज हॉलो इंटरनली। ठीक है, तो इसमें 3 केसेस होने वाले हैं। सबसे पहला केस क्या होगा, केस वन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द शेल। मतलब इस डायग्राम में देखते हैं, मान लो कि ये है हमारा शेल। ठीक है, ये ब्लू वाला सरफेस हमारा शेल का सरफेस है। ओके, और इस शेल का रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, एंड मान लेते हैं कि पॉइंट पी जो है वो शेल के बाहर है, यानी कि पॉइंट पी लाइज समवेयर हियर आउटसाइड द शेल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल टू पॉइंट पी इज स्मॉल आर। ठीक है, ओके, अब मान लेते हैं कि इस शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या ये चार्ज अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा शेल के अंदर? सोच के बताओ। हाँ, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड? क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है, मतलब अंदर अगर मास ही नहीं है, अंदर हवा है, कुछ भी नहीं है, हॉलो है, तो फिर सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। एकदम एग्जैक्टली चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डी वी बाई डी आर। तो यहाँ से डी वी या फिर पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डी आर, नेगेटिव ऑफ ई डी आर। ठीक है, तो फिर सेम चीज़ पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ई डी आर। ठीक है, ये है डी वी विच इज स्मॉल पोटेंशियल। अगर मुझे पूरा पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू ऑल द चार्जेस तो वो हो जाएगा इंटीग्रल डी वी। ठीक है, तो इंटीग्रल डी वी इज नथिंग बट वी, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है v इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी आर। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, दैट इज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी। ठीक है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, इट इज 0। ठीक है, एंड पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल है वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इस डेरिवेशन में। ठीक है, तो फिर v इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल ई डी आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। ओके, अब देखो नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल इज गिवन बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर प्रोवाइडेड द पॉइंट इज आउटसाइड। अगर पॉइंट शेल के बाहर है तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सो बी इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल इनफाइनाइट टू आर के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट थिंग इज 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो। क्यों? क्योंकि k तो कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, q तो चेंज नहीं होगा, शेल के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, स्टार्टिंग में भी उतना ही रहेगा, एंड में भी उतना ही रहेगा, तो फिर ये दोनों कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे। वेरिएबल क्या है, इट इज़ 1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर 1 बाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। ओके, तो फिर देखो v इज इक्वल टू नेगेटिव के क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर कितना है, इट इज़ नेगेटिव ऑफ 1 बाई आर। ठीक है, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज नेगेटिव 1 बाई आर। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव है और बाहर एक नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होके हमें दे देंगे पॉजिटिव टर्म। ठीक है, तो फिर यहाँ पे v इज इक्वल टू नेगेटिव के क्यू ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर विच इज नेगेटिव 1 बाई आर। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक, लोअर लिमिट है फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। ओके,
अब इस नेगेटिव और इस नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू के क्यू 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। अपर लिमिट है r और लोअर लिमिट है इनफाइनाइट। अब तुम बताओ एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट कितना होता है? एग्जैक्टली 0 होता है, यानी कि ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, ठीक है। तो फाइनली हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल आउटसाइड द शेल या फिर एट एनी पॉइंट आउटसाइड द शेल इज गिवन बाय के क्यू बाई आर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो गाइस। ओके ओके प्राची, ओके डोरमी, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट केस पे चलते हैं, विच इज ओके अवेलेबल था, ऑल क्लियर, ओके। केस 2, पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्फेस, ठीक है। अब क्या है, इनिशियली हमारे पास एक स्फीयर था और हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे पोटेंशियल एट पॉइंट पी विच इज आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द शेल, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करने पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज ऑन द सर्फेस, जो कि इस सर्फेस के ऊपर होगा, ठीक है। पोटेंशियल एट सर्फेस कितना होगा, देखो मान लो ये हमारा शेल है जिसका रेडियस r है, ठीक है, जिसके सर्फेस पे पॉजिटिव चार्ज q डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब अगर हम लोग नॉर्मल वाला फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे जहाँ पे पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो फिर ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट इस शेल का रेडियस, यानी कि इस पूरे रेडियस को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फाइनल फॉर्मूला होगा के कैपिटल क्यू बाई आर। कैपिटल क्यू इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द शेल एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द आर इज द रेडियस ऑफ द शेल, ठीक है। तो फाइनल में हमारे पास रहेगा पोटेंशियल ऑन द सर्फेस इज के क्यू बाई कैपिटल आर। ओके, ये वाला समझ में आ गया? ओके भगवाना, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है, पॉइंट पी लाइज इनसाइड, ठीक है। अब हमारे पास एक शेल था, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया पोटेंशियल एट अ पॉइंट आउटसाइड, फिर हमने कैलकुलेट किया पोटेंशियल ऑन द सर्फेस। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल इनसाइड द शेल, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस या फिर इनसाइड अ कंडक्टर कितना होता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, विच वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर, विच वाज फर्स्ट चैप्टर। मैंने कहा था कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रहते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा शेल है, इसके सारे चार्ज तो सर्फेस के ऊपर है, अंदर अगर चार्ज ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रहेगा। देखो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव dv बाई डी आर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है, 0 है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू नेगेटिव dv बाई डी आर। अब देखो ये इक्वेशन क्या क्या रहा है कि dv या फिर पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें 0 मिल रहा है। अब तुम ही बताओ, अगर मैं एक कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो फिर आंसर क्या होगा, 0। इसका मतलब है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है अंदर, इनसाइड द शेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है और अगर मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज dv बाई डी आर, तो फिर v तो कांस्टेंट हो गया, और अगर मैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव करूंगा या फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक कांस्टेंट को, तो फिर वो 0 ही देगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता ही है अंदर। तो इस इक्वेशन के थ्रू मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट। अब वो कितना है, वो पोटेंशियल है पोटेंशियल ऑन द सर्फेस। जी हाँ, इसका मतलब क्या है, मान लो कि मेरे पास एक शेल है जिसके सर्फेस पे पोटेंशियल है 4 वोल्ट, ठीक है। और अब एग्जाम में मुझसे पूछा गया है कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, या फिर इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, या फिर इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। वो कितना होगा, इट विल बी द सेम विच इज 4 वोल्ट। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल ऑन द सर्फेस इज इक्वल टू पोटेंशियल इनसाइड। सर्फेस पे अगर 4 वोल्ट है पोटेंशियल, तो फिर इस पॉइंट पे भी 4 होगा, इस पॉइंट पे भी 4 होगा, इस पॉइंट पे भी 4 वोल्ट होगा, ठीक है। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के सरफेस पे पोटेंशियल है 4 वोल्ट, इस पॉइंट पे 4 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पे भी 4 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पे भी 4 वोल्ट होगा। लेकिन क्या इस पॉइंट पे आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल 4 वोल्ट होगा? नहीं, पोटेंशियल 4 वोल्ट नहीं होगा, उससे कम होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि पोटेंशियल ऑन सरफेस इज नथिंग बट पोटेंशियल इनसाइड। ओके, ये समझ में आ गया? थम्स अप दे दो गाइस अगर ये समझ में आ गया कि पोटेंशियल ऑन सरफेस इज पोटेंशियल इनसाइड एंड पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट, ठीक है। ओके ओके,
अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, फिर मेरे को पता चलेगा कि आपको सच में समझ में आया नहीं। मान लो कि मेरे पास एक शेल है, ठीक है, ये मेरे पास एक शेल है, ठीक है, और यहाँ पे दिस पॉइंट ए, ओके, एंड दिस पॉइंट बी, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मुझे कितना काम करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक लेके जाने में, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन है जिसे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक लेके जाना है मुझे, तो फिर कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा। एकदम सही, आंसर विल बी 0। क्यों 0 है? क्योंकि वर्क डन, क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय चार्ज एंड वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा नहीं, सेम पोटेंशियल अंदर, तो फिर डेल्टा वी 0 हो गया, तो फिर वर्क डन भी 0 होगा। एकदम सही, एकदम सही प्राची, जागृति, डोरमी, भावना, एवरीवन, हाँ सब सही हो, नो वर्क डन। ओके, समझ में तो आ गया सबको ये चीज़। एक सेकंड, एक ग्राफ है जो मैंने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हाँ देखो, ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फॉर अ शेल ओनली। स्फीयर का डिफरेंट रहेगा, ये सिर्फ एक शेल का है, ठीक है। ग्राफ क्या कह रहा है कि मान लो इस पॉइंट पे डिस्टेंस r इज इक्वल टू कैपिटल R विच इज रेडियस ऑफ द शेल, ठीक है। एक शेल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। तो फिर ये कह रहा है कि एट पॉइंट 0 यानी कि सेंटर पे पोटेंशियल V है, ठीक है। जैसे ही हम लोग सेंटर से दूर जा रहे हैं, टिल द मोमेंट वी रीच द रेडियस ऑफ द स्फीयर, सॉरी रेडियस ऑफ द शेल, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये तो सच बात है। जैसे ही हम लोग सरफेस ऑफ द शेल से दूर जाएंगे, यानी कि R से दूर जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो फिर पोटेंशियल घटते जाएगा, जो कि यहाँ पे विजिबल भी है। हमने कैलकुलेट किया, पोटेंशियल आउटसाइड इज KQ/R, यानी कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर पोटेंशियल घटेगा। यहाँ पे रेडियस के बाहर जब हम लोग जाएंगे तो फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस इस साइड बढ़ रहा है, तो फिर पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला ग्राफ? ओके, दिस इज द ग्राफ ड्यू टू अ शेल, हमेशा याद रखना, स्फीयर का डिफरेंट रहेगा, ओके। ओके 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 जागृत, ओके ओके प्राची। अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। नथिंग, इसमें भी 3 केस रहेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, केस 1 इज इनसाइड द स्फीयर। देखो, अब इनसाइड द स्फीयर कितना पोटेंशियल होता है उसके लिए एक बहुत लंबा डेरिवेशन है, और उस डेरिवेशन को आप अगर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा तो यू विल बी वेरी कंफ्यूज, ठीक है। तो फिर द बेस्ट थिंग इज वी स्किप द डेरिवेशन एंड इस फॉर्मूला को याद कर लो, ठीक है। देखो, मैं जो है काफ़ी कम प्लेसेस में कहता हूँ कि डेरिवेशन को स्किप करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ भी होता है मैं डेरिवेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ प्लेसेस रहते हैं फिजिक्स में जहाँ पर आपको डेरिवेशन स्किप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो डेरिवेशन काफ़ी लंबा रहता है एंड काफ़ी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रहता है उसमें। तो फिर द बेस्ट मेथड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज डायरेक्ट फॉर्मूला को याद रख लो। अब फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। प्रीवियसली हमने पढ़ा था शेल के अंदर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है, विच इज पोटेंशियल ऑन सरफेस। लेकिन स्फीयर के केस में क्या डिफरेंट रहेगा? जी हाँ, डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि स्फीयर आपका होता है एक मेटल बॉल जैसा समझ लो, ठीक है। मेटल बॉल के अंदर अगर आप देखोगे तो फिर मेटल तो है ही, ठीक है, यानी कि मास है, अंदर कुछ भरा हुआ तो है, अंदर हवा नहीं है। यानी कि अगर मैं कंसिडर कर लूँ एक सॉलिड स्फीयर जहाँ पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या वो चार्ज क्यू सिर्फ इसके सरफेस पे? नहीं, चार्ज इसके अंदर भी है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो फिर इसी वजह से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल V है सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या पोटेंशियल V होगा विच इज ऑन द सरफेस? नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज भी डिफरेंट है। सरफेस पे जब तुम जाओगे तो फिर इतना पूरा चार्ज तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कंसिडर करूंगा एक पॉइंट पे अंदर, तो फिर क्या मुझे पूरा चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा सरफेस पे जितना है? नहीं, अंदर जो होगा वो चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। इतने से चार्ज को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। हाँ, चार्ज इज ऑल्सो इनसाइड, एकदम सही। तो फिर मान लेते हैं कि दिस इज आर सॉलिड स्फीयर, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग भी होता है, एकदम सही। नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग का डिफरेंस भी मैंने बताया था कि in the case of conducting, charge is on the surface, in the case of non conducting, charge is distributed inside, ठीक है। एकदम सही अभिलिप्त सब।
ओके, नाउ लेट्स कंसिडर दिस ब्लू वन इज आवर सॉलिड स्फीयर, ठीक है, एंड दिस इज अ पॉइंट इनसाइड जो मैंने इस वाइट स्फीयर से ड्रॉ किया है, ठीक है। इस वाइट स्फीयर का रेडियस है स्मॉल आर और इस इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, V इनसाइड इज के क्यू डिवाइडेड बाई 2r ब्रैकेट 3 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या इसे मेमोराइज करना है, जी हाँ रट लो, इस फॉर्मूला को, बहुत काम आएगा, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं एट द सेंटर क्या होगा पोटेंशियल, तो फिर सेंटर के लिए हम लोग आर को जीरो कर देंगे, यानी कि ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज जीरो ओनली, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल आर इंटू 3, ठीक है। एंड के क्यू बाई आर क्या है, इट इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑन सरफेस, so this is bs 3/2, ठीक है। ये दिख रहा है पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर विल बी 3/2 पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसके सरफेस पे पोटेंशियल है 6 वोल्ट, ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर कितना होगा, तो वो क्या होगा, इट इज बी सेंटर इज इक्वल टू 3/2 bs, तो bs कितना है, दैट इज 6 वोल्ट, जबकि यहाँ पे मैंने लिखा है, तो 3/2 इंटू 6, तो उसे कैंसिल कर दो, 3 हो जाएगा विच इज 9 वोल्ट। तो तुम देख सकते हो कि सेंटर पे पोटेंशियल बढ़ रहा है, सरफेस पे 6 तो सेंटर पे 9 है, ठीक है। ओके, क्या बाकी के फॉर्मूला सेम है, विच इज पोटेंशियल ऑन सरफेस विल बी के क्यू बाई आर, ठीक है, एंड पोटेंशियल आउटसाइड विल बी के क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक है। पोटेंशियल आउटसाइड विल बी के क्यू बाई स्मॉल आर, अगर हम लोग कंसिडर कर ले ये हमारा स्फीयर है जिसका रेडियस आर है एंड दिस पॉइंट आउटसाइड जिसका डिस्टेंस है आर, तो फिर पोटेंशियल आउटसाइड विल बी के क्यू बाई आर एंड पोटेंशियल ऑन द सर्फेस विल बी के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है। इतना समझ में आ गया, थम्स अप दे दो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। Okay, Abhijit sir. Potential at a point outside and on the surface are same as that of a shell. Okay. अब एक important चीज which is the graph. अब ग्राफ में क्या कहा जा रहा है, सॉरी, ग्राफ में देखो y एक्सिस में हमारे पास है पोटेंशियल एंड x एक्सिस पे हमारे पास है डिस्टेंस, ओके। एंड एट दिस पॉइंट r इज इक्वल टू कैपिटल R, या फिर इस पॉइंट पे रेडियस इज इक्वल टू दिस पॉइंट r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ओके, ठीक है। अब देखो, अब हमने कैलकुलेट किया था कि पोटेंशियल एट सेंटर इज 3/2 bs, या फिर पोटेंशियल ऑन द सरफेस, तो फिर सेंटर पे तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब देखो सेंटर से जैसे ही हम लोग दूर जाएंगे तो फिर पोटेंशियल घटते जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल में भी देखा था कि सरफेस पे अगर पोटेंशियल 6 है तो फिर सेंटर पे 9 है, ठीक है। यानी कि सेंटर से अगर मैं दूर जाऊंगा तो फिर पोटेंशियल घटते जाएगा, 9 से तो पोटेंशियल कम हो रहा है ना 6 के तरफ, तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल घट रहा है, जो कि यहाँ पे ग्राफ में भी विजिबल है। अब इस पॉइंट पे हम लोग सरफेस पे पहुंच गए विच इज वीएस, ठीक है। अब अगर मैं सरफेस से दूर जाऊंगा तो फिर क्या पोटेंशियल घटेगा, जी हाँ घटेगा, क्योंकि पोटेंशियल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर के क्यू बाई आर, तो फिर यहाँ से पोटेंशियल एंड डिस्टेंस का तो इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल कम होगा, अगर मैं डिस्टेंस कम करूंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि वापस इनवर्स रिलेशन आ गया, तो यहाँ से वापस ग्राफ जो है घटते जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आ गया, समझ में आ गया ना ये वाला ग्राफ, थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया। दिस इज द ग्राफ फॉर अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। v इज इनवर्स टू r, एकदम सही जागृति, ओके डोरमी, ओके प्राची, ओके। तो याद रखना दिस इज द ग्राफ ड्यू टू अ शेल, अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट है फिर घटते जाता है, whereas दिस इज द ग्राफ ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, स्टार्टिंग में एकदम हाई रहता है, फिर जैसे तुम दूर जाते रहोगे घटते जाएगा पोटेंशियल, ओके। एंड वी सी या फिर पोटेंशियल एट सेंटर इज 3/2 bs, या फिर पोटेंशियल ऑन सरफेस, ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, एंड देन वी हैव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम, और फिर एक क्वेश्चन है, फिर हम लोग वी आर डन फॉर द क्लास, ठीक है। आज क्लास लगता है जल्दी खत्म हो जाएगा, ओके।
अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखो नेक्स्ट थिंग इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, हमने पढ़ा था डाइपोल क्या होता है, इट इज़ व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, मान लेते कि दिस इज अ डाइपोल, ठीक है, विच इज पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड नेगेटिव क्यू चार्ज। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन अब अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पॉइंट पी के ऊपर कितना पोटेंशियल रहेगा ड्यू टू दिस डाइपोल विच मेक्स एन एंगल थीटा। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ द डाइपोल जैसे हम लोग ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ से लेके पी तक अगर हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये डिस्टेंस है आर। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन अब अगर हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डाइपोल, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बड़ा वाला फॉर्मूला क्या आपको रटना है, देखो ये फॉर्मूला रटने का ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि प्रीवियसली क्वेश्चन में इस फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे गए एग्जाम में, नीट में। ठीक है, इस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, लेकिन इस फॉर्मूला से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या है, वो 2 पॉइंट्स देखो। सबसे पहले फॉर लार्ज डिस्टेंस, मान लेते कि दिस इज अ डाइपोल एंड पॉइंट पी इज कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द डिस्टेंस आर। तो फिर इन दिस सिचुएशन ये जो होगा डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल, जैसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आर है ये होगा मीटर्स में और ये ए होगा मिलीमीटर में। तो फिर मिलीमीटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे कहाँ मिलीमीटर है। ठीक है, तो फिर हम लोग इस पूरे ए के टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर इन दैट केस फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज वी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको याद रख लेना। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब देखो, अब जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कह रहा था वो ये था। सबसे पहला पॉइंट इज अलोंग द एक्सियल पॉइंट। ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज अ डाइपोल। ठीक है, अलोंग द एक्सियल पॉइंट यानी कि डाइपोल के एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट होगा, अगर ये मेरा डाइपोल है तो फिर दिस बिकम्स द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। मान लो कि दिस पॉइंट सी जहाँ पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू द डाइपोल, तो फिर अलोंग द एक्सिस थीटा कितना होगा, थीटा तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये अगर मेरा डाइपोल है तो फिर सेंटर से लेके अगर मुझे सी तक एंगल मेजर करना है तो वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई एंगल है ही नहीं दोनों के बीच में, तो फिर थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, पोटेंशियल इज के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर फॉर लार्ज डिस्टेंस। तो कॉस 0 कितना होता है, थीटा तो 0 डिग्री हो गया, तो 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो v इज इक्वल टू के पी बाई आर, सॉरी आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आ गया, पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस इज के पी बाई आर स्क्वायर। ओके, फॉर एन एक्सियल पॉइंट। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर, दैट इज अलोंग द इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखो फॉर्मूला में पता है कि इट इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, इक्वेटोरियल पॉइंट यानी कि एकदम मिड पॉइंट पे। ठीक है, मिड पॉइंट से अगर मैं ये वाले डिस्टेंस को कंसिडर करता हूँ आर, तो फिर थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ से विजिबल है, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा सेंटर पॉइंट के ऊपर तो फिर यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ फिर फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू के पी कॉस 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आप ही बताओ कॉस 90 कितना होता है, वो होता है 0, यानी कि ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, यानी कि पोटेंशियल इज 0। पोटेंशियल अलॉन्ग द इक्वेटोरियल लाइन इज 0 एंड पोटेंशियल अलॉन्ग द एक्सियल लाइन इज के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। देखो क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट पी है एंड पॉइंट ए है। पॉइंट पी एंड ए लाई अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू पी, यानी कि चार्ज मेरे पास यहाँ पे समझ लो कि चार्ज क्यू है, चार्ज को ए से लेके पी तक अगर मैं लेके जाऊँगा तो फिर कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा। बताओ चार्ज सेक्शन में क्या आंसर क्या होगा, सोच के बताना। लो फॉर्मूला भी लिख दिया यहाँ पे, इसके बेसिस पे बताओ आंसर कितना होगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू पी, एकदम से 0 होगा। क्यों होगा 0,
क्योंकि देखो हमें पता है कि इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग पोटेंशियल तो जीरो होता है। यहाँ पे अगर पोटेंशियल जीरो है तो फिर यहाँ पे भी तो जीरो ही होगा, क्योंकि पॉइंट पी इज ऑल्सो अलॉन्ग द इक्वेटोरियल लाइन एंड पॉइंट ए इज ऑल्सो अलॉन्ग द इक्वेटोरियल लाइन। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, तो फिर वर्क डन भी जीरो हो गया। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। हाँ करेक्ट, जीरो होगा। तो आंसर इज वर्क डन इज 0 जूल, यानी कि फ्री में यहाँ से मूव हो सकता है। तो फिर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्या ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा? एकदम बन जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो, जीरो जीरो जीरो, ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है। एकदम सही प्राची, एकदम सही अभिलिप्सा, एकदम सही डोरेमी। ओके हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस। यानी कि मान लो कि एक सिस्टम है, ये मेरा एक मीडियम है जहाँ पे दो चार्जेस है, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2, जिनके बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, अब अगर मैं पूछूंगा कि इस सेटअप में कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके देखो, अब इस डायग्राम में हमारे पास है चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2, जिनके बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, अब देखो अब फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज विल बी K Q1 Q2 बाय R²। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा ही था। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो फिर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव du बाई डी आर। du यानी कि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड डी आर इज नथिंग बट चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो फिर यहाँ से du विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ डी आर। ठीक है, अब फोर्स तो हमने कैलकुलेट किया ही है यहाँ पे, तो फोर्स सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे एंड डी आर ही रहेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे du इज इक्वल टू नेगेटिव K Q1 Q2 बाई R² डी आर। ओके, अब ये du यानी कि छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी, अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द होल सिस्टम। तो फिर वो कितना होगा? इंटीग्रेट कर दो छोटे छोटे क्वांटिटीज को, जब हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो फिर हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो फिर इस पूरे du को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो फिर इंटीग्रल du इज इक्वल टू नेगेटिव, अब देखो Q1 Q2 के वैल्यूज तो कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। R² तो वेरिएबल है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर डिस्टेंस इतना है तो फिर डिस्टेंस मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, तो फिर डिस्टेंस तो वेरी हो रहा है। तो फिर वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? वो है R²। तो फिर देखो इंटीग्रल du इज इक्वल टू नेगेटिव K Q1 Q2 विच इज द कांस्टेंट, इंटीग्रल 1/R² dr। कहाँ से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट से लेके स्मॉल r तक। ठीक है, स्मॉल r क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। ओके, अब देखो du यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा u विच इज कैपिटल U। अब कैपिटल U कितना होगा? देखो 1/R² का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज नेगेटिव ऑफ 1/R। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव आ जाएगा और बाहर भी एक नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव दे देंगे। ठीक है, तो वो पॉजिटिव यहाँ पे, तो पॉजिटिव K Q1 Q2 बाई ब्रैकेट 1/R। ठीक है, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। अपर लिमिट क्या है? स्मॉल r, लोअर लिमिट क्या है? इनफाइनाइट। तो सब्स्टिट्यूट करो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0 एंड फाइनली हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जीज K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जीज K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, इस डेरिवेशन को भूल भी जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना, K Q1 Q2 बाई R। ओके, कंफ्यूज मत होना बिटवीन द फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R²। R² इज यूज फॉर फोर्स, अगर सिर्फ R है तब वो एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। अभी तक तो समझ में आ रहा है ना जितना भी मैंने किया है? ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि बहुत सारे चार्जेस होंगे। इन चार्जेस को हम लोग एक सिस्टम कंसिडर करेंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस पूरे सिस्टम की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, ओके प्राची, ओके। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्ज सिस्टम, यानी कि हमारे पास 3 चार्जेस होंगे, Q1 Q2 एंड Q3। अब इन तीनों चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम में वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फिर देखो
इस डायग्राम को पहले थोड़ा समझ लेते हैं. वी हैव चार्ज Q1, Q2 एंड Q3 हियर, एंड चार्ज Q1 एंड Q2 के बीच का डिस्टेंस है R12, एंड चार्ज Q2 एंड Q3 के बीच का डिस्टेंस है R23, एंड चार्ज Q1 एंड Q3 के बीच का डिस्टेंस है R13. ठीक है. अब देखो, अब मैंने प्रूव भी किया और ये समझाया भी था कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एनी टू चार्जेस विल बी कितना, K Q1 Q2 बाई R. ठीक है. अब अगर हमें दिया जाता है एक सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो फिर सिंपलेस्ट मेथड कैलकुलेट करने के लिए है कि मेक पेयर्स, यानी कि जोड़े बना दो. यानी कि देखो कौन सा कलर लूँ, ये वाला कलर. ओके, जोड़े बना दो, दैट इज द सिंपलेस्ट मेथड. इसका मतलब कि Q1 एंड Q2 एक पैर हो गया. ठीक है. Q2 एंड Q3 एक और पैर हो गया. ठीक है. एंड Q1 एंड Q3 वापस एक पैर हो गया. ठीक है. यानी कि सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पैर 1, फिर पैर 2 एंड पैर 3. पहले जोड़े की वजह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर सेकंड जोड़े की वजह से, फिर थर्ड जोड़े की वजह से. ठीक है. तो फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द फर्स्ट सिस्टम कितना होगा, ड्यू टू द फर्स्ट पैर विल बी K Q1 Q2 by R12, which is the distance between charge 1 and charge 2. अब सेकेंड पैर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी विल बी K Q2 Q3 by R23. थर्ड की वजह से विल बी K Q1 Q3 by R13. पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिकली. तो फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जीज, यानी कि U टोटल या फिर total energy of the whole system is individual potential energy of the pairs. ठीक है. समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 सिस्टम्स. ओके. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 4 सिस्टम्स. अब क्या 4 सिस्टम में 4 पैर होंगे? नहीं, 4 से ज्यादा होंगे. कैसे होंगे देखो मैं बताता हूँ. ओके डोरमी, ओके जागृति. ओके देखो, इन सिस्टम ऑफ 4 पैर होगा क्या, पहले इस डायग्राम को देख रहा हूँ. मान लो कि हमारे पास एक स्क्वायर है. ठीक है. जो एक स्क्वायर है जिसके वर्टेक्स में 4 चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है. कैसे देखो, वी हैव चार्ज Q1, चार्ज Q2, चार्ज Q3 एंड चार्ज Q4. ओके. इतना तो समझ में आ गया कि देयर आर 4 चार्जेस. अब हमें क्या करना है, एकदम सही स्टडी, एकदम सही. 6 पैर बनेंगे. कैसे बनेंगे 6 पैर, वो हम लोग देख लेते हैं. देखो, सबसे पहले चार्ज Q1 एंड Q2 का एक जोड़ा बन गया, विच इज फर्स्ट पैर. चार्ज Q2 एंड Q4 के बीच में बन गया सेकेंड पैर. Q4 एंड Q3 के बीच में बन गया थर्ड पैर. एंड Q1 एंड Q3 के बीच में बन गया फोर्थ पैर. अब क्या 4 ही पैर बनेंगे, सोच के बताओ. नहीं, 4 नहीं बनेंगे, 6 बनेंगे. कैसे, अब देखो, 4 तो हमने 4 पैर हमने स्टार्टिंग में बना लिए. ठीक है. अब फिफ्थ पैर कैसे बनेगा, फिफ्थ पैर बनेगा ये वाला. दिस इज आवर फिफ्थ पैर एंड दिस इज आवर सिक्स्थ पैर. अब सारे पैर बन गए. जी हाँ, डायगोनल में चार्ज के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है. एकदम सही अवेलिक सा, एकदम सही. तो 6 पैर बन गए. हाँ, तिरछा बनेगा. एकदम सही कार्तिक का. हाँ, तिरछा बनेगा. तो टोटल में 6 पैर बनेंगे. ठीक है. तो फिर इंडिविजुअल पैर की वजह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर ऑल 6 को ऐड कर देंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम मिल जाएगा. ठीक है. ऐसे ही कैलकुलेट करना है. 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल. एकदम सही भावना. U टोटल या फिर पोटेंशियल एनर्जी टोटल बी K Q1 Q2 बाई A, Q2 Q3 बाई √2A. √2A कैसे होगा देखो, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पैर तो फिर ये डिस्टेंस A हो जाएगा. ठीक है. एंड दिस डायगोनल डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी नथिंग बट √2A. √2A कैसे होगा, ये तो सबको पता है ना. डायगोनल का डिस्टेंस होता है √2A, विच इज A इज नथिंग बट साइड का डिस्टेंस. ठीक है. ओके. 2 डायगोनल है तो फिर 2 जगह पे √2A आएगा. तो फिर नेक्स्ट बनेगा K Q3 Q4 बाई A, K Q4 Q1 बाई √2A, K Q1 Q3 बाई A एंड K Q2 Q4 बाई A. ठीक है. तो दिस इज द टोटल एनर्जी ड्यू टू 4 चार्जेस. हाइपोटेन्यूज एकदम सही. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा. ओके. इतना समझ में आ गया ना, थम्स अप दे दो समझ में आ गया तो. अब तो 2 ही पेजेस बाकी है, आज क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा. ओके. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 concentric shells are shown in the figure. Positive charge small q is given to the outer shell. Inner shell is grounded. Grounded यानी कि अर्थिंग किया गया है. ठीक है.
व्हाट इज द चार्ज ऑन द इनर शेल पूछा गया है। ओके ओके ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से वी हैव टू शेल्स, दिस इज शेल 1 एंड दिस इज शेल 2, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्यू इज गिवन टू द आउटर शेल, यानी कि इस शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यू दिया गया है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इनर शेल इज ग्राउंडेड, यानी कि इस अंदर वाले शेल को हमने अर्थ कर दिया है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पढ़ाई कर लो गाइस, चार्ट सेक्शन में अपना खुद का स्टोरी मत बनाओ, पहले पढ़ाई पे फोकस कर लो। विजर्ड थोड़ा पहले पढ़ाई पे फोकस कर लो, बाद में ये सब करना, ठीक है। मतलब ये करो ही मत, यहाँ पे आयो बस स्टडीज पे फोकस करो। ओके, अब देखो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कहा गया है कि द इनर शेल इज ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब क्या, अर्थिंग किया गया। अर्थिंग से होगा क्या, देखो अगर तुम्हें कहीं भी दिखता है ये वाला सिंबल, दिस इज द सिंबल फॉर अर्थिंग या फिर ग्राउंडेड। इसके वजह से जहां पर भी ऐसा सिंबल तुम्हें दिखेगा ना, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो कर देना, सीधा पोटेंशियल जीरो कर देना इस पॉइंट पे। जहां भी अर्थिंग किया जाएगा तो फिर वहां पे जीरो। ओके विजर्ड, आई टीच प्रॉपर्ली, आई गिव माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा, आई होप उसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं गाइस, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे। ओके देखो, हाँ तो फिर जहां पर भी ये वाला सिंबल तुम्हें दिखेगा ना, वहां पे पोटेंशियल जीरो कर देना। ओके ओके, जहां भी ये वाला सिंबल दिखेगा वहां पे पोटेंशियल जीरो। क्यों, क्योंकि दिस इज द सिंबल फॉर ग्राउंडेड। ग्राउंडेड मतलब अर्थिंग किया गया उस पॉइंट पे। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द चार्ज ऑन द इनर शेल, यानी कि ये जो शेल है हमारे पास, इस शेल पे कितना चार्ज है ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इस बाहर के शेल पे हमें पता है कि चार्ज कैपिटल क्यू है, एंड इस बाहर के शेल का रेडियस है बी, और इस अंदर के शेल का रेडियस है ए। ओके, और दिया गया है कि पॉजिटिव चार्ज क्यू इज ऑन द आउटर शेल, व्हाट इज द चार्ज ऑन द इनर शेल। अब सिंस हमने इनर शेल को ग्राउंड किया, यानी कि अंदर के शेल का नेट पोटेंशियल जीरो हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग अर्थिंग करते हैं तो पोटेंशियल जीरो हो जाता है। क्या इनिशियल पोटेंशियल जीरो रहता है, नहीं, नेट पोटेंशियल जीरो रहता है। नेट पोटेंशियल जीरो का मतलब इंडिविजुअल पोटेंशियल को ऐड कर दो तो फिर फाइनल जो नेट पोटेंशियल बनेगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस अंदर के शेल का पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो फिर वी इनर अगर हम लोग लिखेंगे विच इज द इक्वेशन, तो फिर पोटेंशियल ऑन द इनर शेल इज के एक्स बाई ए प्लस के क्यू बाई बी। अब ये इक्वेशन कैसा है मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास एक शेल अंदर है और एक शेल बाहर है। बाहर के शेल पे चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और अंदर के शेल पे चार्ज एक्स है, कंसिडर कर लेते चार्ज एक्स है, और ये एक्स को ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस शेल के थ्रू देखूंगा तो फिर बाहर के शेल की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल बनेगा, और इस शेल के अपने चार्ज की वजह से भी एक पोटेंशियल बनेगा, यानी कि दो पोटेंशियल बन रहे इस पॉइंट पे। समझ में आया ना कि दो पोटेंशियल कैसे बन रहे, ये तो समझ में आ गया होगा। एक पोटेंशियल कंट्रीब्यूट हो रहा है बाहर के शेल की वजह से, दूसरा पोटेंशियल कंट्रीब्यूट हो रहा है खुद के शेल की वजह से, ठीक है। ओके जाग देते हैं। ओके, तो दो पोटेंशियल बनेंगे। बाहर के शेल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, इट विल बी के क्यू बाई बी। अंदर के शेल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के एक्स बाई ए। ए इज द रेडियस ऑफ द इंटरनल शेल और ये एक्स इज द चार्ज जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वी इनर इज जीरो, क्योंकि अंदर के शेल को हमने अर्थिंग या फिर ग्राउंड कर दिया है, यानी कि वी इंटरनल इज जीरो, यानी कि के एक्स बाई ए प्लस के क्यू बाई बी इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो तुम्हें चार्ज मिल जाएगा। यहाँ से इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड लेके आओ, तो फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, के एक्स बाई ए इज इक्वल टू नेगेटिव के क्यू बाई बी, ठीक है। यहाँ से के और के कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर फाइनली एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू ए बाई बी। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि कैसे हमें सॉल्व करना है अगर अर्थिंग किया गया है किसी भी शेल का। सिंपल टेक्निक है, जो भी सर्फेस का अर्थिंग दिखाया गया है क्वेश्चन में वहां पे पोटेंशियल जीरो लिख दो। ओके ओके जागृति, ओके अभिलेख, ओके प्राची, ओके। अब हम लोग पहुंच गए लास्ट स्लाइड आज के लिए, ठीक है। अब देखो, अब वापस एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि n आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ बिग चार्ज ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास काफ़ी सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, ठीक है, विच इज़ n आइडेंटिकल ड्रॉप्स, ठीक है, यानी कि n ड्रॉप्स है जो कि छोटे छोटे ड्रॉप्स है। अब ये सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं जिसका रेडियस है कैपिटल R। ओके,
तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप, यानी कि इस बड़े से ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? द सिंपल मेथड है, सबसे पहले तुम ऐसे कोई चीज़ के बारे में सोचो जो कि कांस्टेंट है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, यानी कि कंबाइन होने से पहले भी वो चीज़ कांस्टेंट है, कंबाइन होने के बाद भी वो चीज़ कांस्टेंट है। अब क्या चीज़ कांस्टेंट है? दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम, क्योंकि अगर तुम एक पानी के बूंद और दो पानी के बूंद को कंबाइन करोगे एक बड़ा बूंद मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इसका वॉल्यूम। ओके ओके, तो देखो हिंट इज की वॉल्यूम रिमेन सेम। ओके देखो, तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट कर लो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा। इनिशियल वॉल्यूम होगा इन सारे ड्रॉप्स का वॉल्यूम, ठीक है। इन सारे ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना होगा? लेट्स अज्यूम कि इन छोटे छोटे ड्रॉप्स का रेडियस है स्मॉल आर। ओके देखो, इनिशियल वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 πr³, ठीक है। अब अगर हमें टोटल वॉल्यूम कंसिडर करना है तो फिर हम एन ड्रॉप्स के वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे, जो कि होगा 4/3 πr³ इंटू एन। एन क्यों? क्योंकि हमारे पास एन ड्रॉप्स है, हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए ऑफ ऑल द एन ड्रॉप्स, तो वो हो जाएगा 4/3 πr³ इंटू एन, ठीक है। अब फाइनल वॉल्यूम यानी कि इन सारे ड्रॉप्स को कंबाइन करके जो बड़ा ड्रॉप बन रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा? दैट विल बी 4/3 πr⁻⁴ ओके। यानी कि अगर हम लोग देखो, मैंने कहा कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, तो फिर इनिशियल वॉल्यूम इतना है, फाइनल वॉल्यूम इतना है, यानी कि दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो फिर 4/3 πr³ इंटू एन इज इक्वल टू 4/3 πR³, ठीक है। यानी कि 4/3 कैंसिल हो जाएंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R³ इज इक्वल टू R³ टू द पावर R³ इंटू एन, यानी कि यहाँ से R विल बी इक्वल टू n टू द पावर 1/3 स्मॉल r। इतना रिलेशन समझ में आ गया कि R इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू n टू द पावर 1/3। इतना समझ में आ गया? ओके लिख दो, 4 सेक्शन में मैं समझ जाऊंगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके ओके डोरमे ओके जागृति ओके। देखो अब पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप कितना होगा? इट विल बी KQ/R, विच इज एक छोटे से ड्रॉप का पोटेंशियल, ठीक है। अब सिंस हमारे पास n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है तो हमें टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप कितना होगा? इट विल बी Q/R। कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप, ठीक है। अब ये कैपिटल Q कितना होगा? अगर मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे मतलब ड्रॉप्स कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बना रहा है, तो फिर क्या चार्ज कंजर्व्ड है? तुम बताओ। जी हाँ होगा। इसमें जितना भी टोटल चार्ज है इसमें भी सेम चार्ज होगा, यानी कि हमें एक छोटे से ड्रॉप का चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर सारे चार्जेस को ऐड कर दो, तुम्हें फाइनल ड्रॉप का चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। सिंस हमारे पास n ड्रॉप्स है तो फिर टोटल चार्ज हो जाएगा NQ, अज्यूमिंग Q इज द चार्ज ऑन अ सिंगल ड्रॉप। हाँ प्राची, इट इज कंजर्व्ड, ओके। फिर पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप इज K⁻Q/R। कैपिटल Q इज नथिंग बट NQ एंड R कितना है वो तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, R इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू n टू द पावर 1/3, तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन, ओके। KQ डिवाइड बाई R n टू द पावर 1-3। n टू द पावर 1-3 कैसे है पता है ना? ऊपर n टू द पावर 1 है, नीचे 1/3 है, तो फिर नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो फिर इट बिकम्स n टू द पावर 1-1/3। ओके समझ में आ गया इतना? अब ये देखो पोटेंशियल ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप KQ/R है, ठीक है। यहाँ पर भी KQ/R है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप इज पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप डिवाइड इनटू n टू द पावर 2/3। 2/3 कैसे आप समझ में आ गया ना? 1-1/3 इसको सॉल्व करो, 3-1/3 जो कि होता है 2/3। Hence finally potential of the big drop is equal to potential of the small drop to the power n to the power 2/3, okay. सॉरी गाइस, वो बैंगलोर का मौसम इतना ठंडा है ना, सबको सर्दी खांसी हो गया यहाँ पे। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? थम्स अप दे दो या फिर लिख दो ऑल क्लियर, ठीक है ना। और उसके साथ वी फिनिश आज का क्लास गाइस, इतना ही था आज के क्लास के लिए, ठीक है। तो फिर वापस मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। पर्सनल मेंटरशिप अगर आपको परचेज करना है, इनिशियली प्राइस था 5000, लेकिन अब ऑफर चल रहा है टिल August 15। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो विच इज़ HITESH4, ठीक है।
भैया ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्या एक और लेक्चर लगेगा? आई एम नॉट श्योर, मैं चेक करके बताता हूँ। आइडियली मुझे तो नहीं लगता कि एक और लेक्चर होगा, मुझे लगता है कि ये लास्ट लेक्चर है आज के लिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना। इस चैप्टर के बाद आपको डीपीपी मिल जाएंगे, डीपीपी भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट डीपीपी का सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ऐप के अंदर आपको फर्स्ट डीपीपी का सोल्यूशन आज रात 12 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। मैं प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो एक फाइनल टाइम याद दिला देता हूँ, पर्सनल मेंटरशिप का कूपन कोड है कैपिटल H कैपिटल I कैपिटल T कैपिटल E कैपिटल S कैपिटल H 4, ठीक है। ओके, विद दैट वी फिनिश आज का क्लास। ओके ओके गाइस, कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्लास कैसा लगा। विद दैट विल फिनिश टुडेज क्लास। ओके, बाय गाइस, सी यू, बाय 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 बाय।